नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद टूरिज्म में, जहाँ सीखते हैं हम आनंद लेकर। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना, जिन्हें हम राज्य का प्रमुख कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के असली पावर हाउस कौन है? जी हाँ, वो है प्रधानमंत्री। और आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में जानने वाले हैं। तो हमारी आज की कहानी का नाम है भारत का प्रधानमंत्री, संवैधानिक और राजनीतिक गाथा। भाग 1 में देखेंगे संवैधानिक परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत की सत्ता के उस केंद्र की बात करेंगे जिसके इर्द गिर्द पूरी देश की राजनीति घूमती है। संविधान के अनुसार हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख है, जिसे कानूनी भाषा में डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेकिन असली और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, जिन्हें डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और राष्ट्रपति का विवेक। अब सवाल उठता है, प्रधानमंत्री को चुनता कौन है? क्या आपको पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? संविधान के अनुच्छेद 75 बस इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकते। तो नियम क्या है? नियम यह है कि लोकसभा में जिस दल के पास बहुमत है उसके नेता को ही नियुक्त किया जाएगा। पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल करते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा 1979 में हुआ, जब राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक और स्थिति है, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की अचानक निधन हुआ, तब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्ति करने की पुरानी प्रथा को दरकिनार करते हुए सीधे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हालांकि नियम यह भी है कि यदि सत्ताधारी दल अपना नया नेता चुन ले तो राष्ट्रपति के पास उसे नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बहुमत सिद्ध करना और योग्यताएं। इसमें हम 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा था यह जानेंगे। 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बहुत जरूरी बात कही थी कि यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति पहले नियुक्ति कर सकते हैं और फिर एक समय सीमा दे सकते हैं। इसी आधार पर चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। क्या आप जानते हैं 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते इस दौरान वो सदस्यता हासिल कर ले। और हाँ, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996 और मनमोहन सिंह 2004 और 2009 राज्यसभा के सदस्य थे। जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को हमेशा निचले सदन का ही होना पड़ता है। अब हम जानेंगे शपथ, कार्यकाल और वेतन के बारे में। पद संभालने से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, देश की अखंडता और बिना किसी भय या पश्चाताप के न्याय करने की। क्या आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जाना था। गोपनीयता की शपथ का मतलब है कि सरकार के गुप्त फैसलों को वो किसी के सामने उजागर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद पर रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कभी भी हटा दिया जाए। जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत है, राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। बहुमत खोते ही उन्हें इस्तीफा देना होगा, वरना राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। जहाँ तक वेतन की बात है,
उन्हें वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो एक सांसद को मिलते हैं। साथ ही कुछ विशेष व्यय भत्ते भी उन्हें 2001 में बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया गया था। तो चलिए अब प्रधानमंत्री के कार्य और विस्तृत शक्तियों के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां 3 मुख्य क्षेत्रों में बटी है। एक, मंत्रिपरिषद के संबंध में। एक, मंत्री परिषद के संबंध में, जिसमें वो तय करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा। वो विभागों का बंटवारा करते हैं और मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी परिषद अपने आप विघटित हो जाती है, यानी एक शून्यता पैदा हो जाती है। 2, राष्ट्रपति के संबंध में। वो राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 के तहत उनका कर्तव्य है कि वो प्रशासन और कानूनों की हर जानकारी राष्ट्रपति को दे। साथ ही महान्यायवादी, सीएजी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह दे। तीसरी शक्ति है संसद के संबंध में। वो निचले सदन लोकसभा के नेता है। वो राष्ट्रपति को सत्र बुलाने या लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं और सदन के पटल पर सरकार की नीतियां रखते हैं। अन्य भूमिकाएं क्या है? तो चलिए अब हम अन्य भूमिकाएं और विचारों के कुछ कथनों के बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं बल्कि नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। वो देश की विदेश नीति को रूप देते हैं और आपातकाल में आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी तुलना अमेरिकी के राष्ट्रपति से की थी। लॉर्ड मॉर्ले ने उन्हें समान लोगों के बीच प्रथम कहा, तो सर विलियम हरकोर्ट ने तारों के बीच चंद्रमा। क्या आपको पता है हमारे देश में ऐसे कौन नेता रहे जो मुख्यमंत्री रहे वो ही प्रधानमंत्री बने? हमारे देश में 6 ऐसे महान नेता हुए जो पहले मुख्यमंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री बने। इसमें है मोरारजी देसाई बम्बई में, चरण सिंह उत्तर प्रदेश में, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश में, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश में, एच.डी. देवे गौड़ा कर्नाटक में और नरेंद्र मोदी गुजरात में। अंत में अनुच्छेद 74, 75 और 78 प्रधानमंत्री के अटूट संबंधों को परिभाषित करते हैं। प्रधानमंत्री का पद भारतीय लोकतंत्र की वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरी शासन व्यवस्था घूमती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मज़ा आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और बताएं आप किस टॉपिक पर ऐसी वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।